दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके साइकोलॉजिकल में स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी है तो उसमें उतार चढ़ाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब खुशियाँ आती हैं तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो समय काटना मुश्किल हो जाता है। कुछ घटना ऐसी होती है कि व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है, यहाँ तक कि घटना बीत जाने के बाद भी व्यक्ति उसे भूल नहीं पाता। कोई अपने ऊपर हुए शारीरिक और मानसिक जुल्मों को भूल नहीं पाता, तो कोई कार एक्सीडेंट में अपने परिवार के सदस्य को खोने की बात नहीं भूल पाता। इसी तरह कोई भूकंप में हुई बर्बादी को नहीं भूल पाता है, तो कोई बाढ़ या जल जमाव से हुई तबाही के बारे में सोचकर कांप उठता है। कुछ व्यक्ति तो सपने में भी उन्हीं घटनाओं को देखते हैं और डर कर उठ जाते हैं, तो कुछ व्यक्तियों को जगह में भी ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे है। इस प्रकार व्यक्ति में धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण उभरने लगते हैं। किसी भी कामों में ध्यान लगाने में परेशानी होती है, उसे बेवजह शक करने की आदत सी बन जाती है। जब वो अकेले रहता है तो तरह तरह के नकारात्मक सोच उसे परेशान करते हैं। उसे डर होता है कि कहीं फिर से भूकंप ना आ जाए, कहीं फिर से उसके साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। यदि बारिश ज़्यादा होने लगती है तो जल जमाव का डर सताने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति उन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करने लगता है जिसमें उसके डरने की संभावना होती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में होने वाले किसी दुखद या भयावह घटना को जब व्यक्ति स्वप्न या जागृत अवस्था में महसूस करने लगता है और इस वजह से उसके सामाजिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, धीरे धीरे उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा के लक्षण उभरने लगते हैं, तो उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर कहते हैं। लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर किसी भी उम्र में हो सकता है। पीटीएसडी पुरुषों की अपेक्षा औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है। पुरुषों में पीटीएसडी का मुख्य कारण शारीरिक शोषण, बचपन की उपेक्षा और सैन्य युद्ध या अन्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करना होता है, तो स्त्रियों में इसका मुख्य कारण बलात्कार की घटना, सेक्सुअल मोलेस्टेशन, शारीरिक हमले, हथियार दिखाकर धमकी मिलना और बचपन का शारीरिक शोषण होता है। इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट, बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होना, अपने प्रियजन की मृत्यु, किसी की मृत्यु का कारण बनना, मानव द्वारा निर्मित या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या कोविड-19 जैसी महामारी भी पीटीएसडी का कारण बन सकता है। साथ ही विधवा, तलाकशुदा, आर्थिक रूप से विकलांग और समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों में भी पीटीएसडी होने की संभावना अधिक होती है। किसी भी हादसे का सामना अनगिनत लोग करते हैं, किंतु हर कोई तो पीटीएसडी से ग्रसित नहीं होता। यह पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी भी व्यक्ति की प्रतिक्रिया किसी हादसे के प्रति कैसी होगी, यह उस हादसे की तीव्रता से ज़्यादा व्यक्ति के सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है, यानी व्यक्ति उस हादसे को कितनी गहराई से लेता है। कुछ व्यक्ति हादसा बीत जाने के बाद धीरे धीरे पहले की तरह अनुभव करने लगते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हादसा होने के कुछ दिनों, महीनों और कुछ वर्षों बाद भी उसे भूल नहीं पाते हैं और उसका असर उन पर देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति पीटीएसडी से ग्रसित है या नहीं, इसके लिए उस व्यक्ति में कम से कम 1 महीने के लिए इन 4 बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, पहले हुए हादसा को कम से कम एक बार सपने में या जागृत अवस्था में फिर से अनुभव करना। नंबर 2, वैसी बातों या वैसे सिचुएशन को बार बार अवॉइड करना जो पहले हुए हादसा की याद दिलाते हों। नंबर 3, कहीं कुछ हो न जाए, इस डर से बहुत ज़्यादा जागरूक रहना, सोने से डरना कहीं कुछ हो न जाए। और नंबर 4, छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा घबराना और ज़्यादा उत्तेजित होना। बच्चों में पीटीएसडी चाइल्डहुड एमनेशिया, नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक के रूप में देखने को मिलता है। पीटीएसडी से ग्रसित बच्चे हादसा से संबंधित डरावने सपने देखकर डर जाते हैं। कभी कभी तो जगह में भी उन घटनाओं को याद करके डर जाते हैं। ये बच्चे वैसी बातों से बचना चाहते हैं,
या उन परिस्थितियों को अवॉइड करते हैं जो उन्हें उन घटनाओं की याद दिलाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में इन्हें परेशानी होती है। ऐसे बच्चे चिंतित रहने लगते हैं और बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। दोस्तों, हादसा चाहे कोई भी हो, डर किसे नहीं लगता, किंतु कुछ लोग डिफेंस मैकेनिज्म की सहायता से या यूं कहें कि रेशनलाइज करके अपने डर पर काबू पा लेते हैं और धीरे धीरे पहले की तरह अनुभव करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हादसा होने के कुछ महीनों बाद भी उसे भूल नहीं पाते हैं। इसी आधार पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब कोई घटना होने के 72 घंटे के भीतर एडजस्ट कर जाए और उस घटना की वजह से उनके सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखलाई दे, तो उसे नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स माना जाता है और वैसे व्यक्तियों को ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 1994 में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर DSM-4 में एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया। किसी भी हादसे के तुरंत बाद व्यक्ति में जो तनाव होते हैं उसे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां अस्थायी होती है। इसकी अवधि हादसा के बाद लगभग 3 से 30 दिन तक रहती है। नंबर 3, अनकॉम्प्लिकेटेड PTSD। जब व्यक्ति हादसा होने के 1 महीना के बाद भी चिंतित और परेशान रहते हैं, किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, इन्हें सपने या जगह में भी उन हादसों का अनुभव होता है। ये हर उन बातों या सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जो पहले हुई हादसों की याद दिलाते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों पर घबराहट और अत्यधिक जागरूक रहने की आदत सी बन जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अनकॉम्प्लिकेटेड PTSD की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 4, कोमॉर्बिड PTSD। जब कोई व्यक्ति पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ साथ किसी एक मानसिक बीमारी से भी ग्रसित हो, जैसे एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, तो ऐसे व्यक्तियों को कोमॉर्बिड PTSD की श्रेणी में रखा जाता है। इससे ग्रसित व्यक्तियों का इलाज PTSD और मानसिक बीमारी को ध्यान में रखकर करना ही लाभदायक होता है। नंबर 5, कॉम्प्लेक्स PTSD। कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लंबे समय तक एक संदर्भ में पारस्परिक आघात का अनुभव है, जिससे व्यक्ति को बचने की उम्मीदें बहुत कम या नाम मात्र की होती है। जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बाल शोषण, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल या स्कूल की धमकियों और अपहरण या मानव तस्करी जैसी घटनाओं से जूझना पड़ता है, तो वैसे व्यक्तियों में कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने की संभावना अधिक हो जाती है। दोस्तों, अब तक आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षणों और कारणों के विषय में तो जान लिया, पर अब मैं जो आपको बतलाने जा रहा हूँ वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वह है ट्रीटमेंट। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जो व्यक्ति PTSD से ग्रसित हो जाते हैं उनके सोचने के तौर तरीके बदल जाते हैं। वे ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं। इसलिए सबसे पहले तो उन्हें सकारात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए और उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके बताने चाहिए, जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, कॉग्निटिव थेरापी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऐसे व्यक्तियों पर इंडिविजुअल थेरापी के साथ साथ ग्रुप थेरापी और फैमिली थेरापी भी लाभदायक सिद्ध होता है। ग्रुप थेरापी का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखता है। इसी प्रकार ग्रुप के अन्य सदस्य भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान होने से व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। फैमिली थेरापी के अंतर्गत परिवार के सपोर्टिव सिस्टम का पता चलता है। यदि उसमें कुछ कमियां पाई जाती है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। PTSD वाले लोगों पर जो साइकोथेरेपी कारगर सिद्ध होते हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, कॉग्निटिव थेरापी। कॉग्निटिव थेरापी साइकोथेरेपी का एक शॉर्ट फॉर्म है जो इस धारणा पर आधारित है कि आप जिन चीज़ों के प्रति जैसी सोच रखते हैं, भावनात्मक रूप से उन चीज़ों के साथ वैसा ही महसूस करते हैं। कॉग्निटिव थेरापी अतीत के बदले वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत चिकित्सक व्यक्ति की वर्तमान सोच, व्यवहार और अन्य दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, एक्सपोजर थेरापी।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर से ग्रसित व्यक्ति नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक द्वारा अपने अतीत की दर्दनाक घटनाओं को पुनः अनुभव करते हैं, यानी नींद में डरावने सपने देखते हैं और कभी कभी तो जगह में भी डर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक्सपोजर थेरापी रामबाण के रूप में काम करता है। इसके अंतर्गत चिकित्सक एक सुरक्षित वातावरण में व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने और अतीत की दर्दनाक अनुभवों के विषय में वर्णन करने के लिए प्रेरित करता है। इस विधि द्वारा चिकित्सा में दर्दनाक यादों के साथ व्यक्ति का सामना एक सुरक्षित वातावरण में तब तक कराया जाता है जब तक उसकी चिंता उस दर्दनाक हादसा को लेकर कम नहीं हो जाती। इसे अलग अलग सेशन में किया जाता है। नंबर 3, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग थेरापी। इसे EMDR थेरापी भी कहा जाता है। EMDR थेरापी मनोचिकित्सा का एक बिल्कुल नया प्रकार है। एफ शैपिरो ने 1989 में EMDR थेरापी को PTSD से ग्रसित व्यक्तियों के लिए डेवलप किया। EMDR का प्रयोग अन्य मानसिक अवस्थाओं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक डिजॉर्डर में भी लाभदायक साबित होता है। PTSD के लिए इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। EMDR थेरापी को 8 फेज में बांटा गया है। व्यक्ति को एक सप्ताह में 1 या 2 बार सेशन दिया जाता है। एक सेशन 60 से 90 मिनट का होता है। PTSD से ग्रसित व्यक्ति को 6 से 12 सेशन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूयॉर्क के EMDR थेरापिस्ट विलियम जैंगविल के अनुसार EMDR व्यक्ति के दर्दनाक यादों को पूरी तरह से तो नहीं मिटाता, पर उसकी जड़ों को कमज़ोर जरूर कर देता है। इसका प्रयोग विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लाभदायक होता है। EMDR थेरापी की विस्तृत चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिससे 60 से 70% पॉपुलेशन प्रभावित होता है। इससे ग्रसित व्यक्तियों की नकारात्मक सोच को बदलने में साइकोथेरेपी की अहम भूमिका होती है। कभी कभी साइकोथेरेपी के साथ साथ मेडिसिन का प्रयोग भी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं।